Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel. How are you all? Today we are going to discuss second year physics chapter 13 current electricity and the topic is Wheatstone bridge. Charles Wheatstone was a scientist who gave the idea that how can we find the unknown value of resistance. Wheatstone was the scientist and bridge is the circuit. ब्रिज ऐसे सर्किट को कहते हैं जिसमें मुख्तलिफ ब्रांचेस के दरमियान डिफरेंट ब्रांचेस के दरमियान कोई एक कंपोनेंट जो है वो ब्रिज के तौर पे वर्क कर रहा हो। जैसे ये गल्वानोमीटर जो है ये एज ए ब्रिज यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, कर सकते हैं, इसके बहुत सारे यूजेस हैं लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इसको स्पेसिफिकली रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। कंस्ट्रक्शन में रेजिस्टेंस है R1, R2, 3, 4, R1, R2, R3 एंड R4। यहाँ पे जो R1 एंड R2 है मतलब दो हमारे पास रेजिस्टेंस ऐसी होती हैं जो कि नोन होती हैं और फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, जिनकी वैल्यू हमें पता होगी। और जो थर्ड रेजिस्टेंस होगी वो वेरिएबल होगी, उसकी वैल्यू भी हमें पता होगी लेकिन वो वेरिएबल होगी, इसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। जो R4 है हमारे पास वो अननोन होगी जिसको हमने फाइंड करना होगा। नेक्स्ट है बैटरी सोर्स है A, B, C, D और A, ये पूरा एक लूप है। स्विच भी इसके साथ है। सो प्रिंसिपल इसका ये है कि बैलेंस्ड कंडीशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे बैलेंस्ड कंडीशन ये है कि जो यहाँ पे गैल्वानोमीटर में पास होने वाला करंट है उसको ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, कि गैल्वानोमीटर में से जो करंट पास हो वो ज़ीरो हो। अब वो ज़ीरो किस तरह से होगा कि हमारे पास जो वेरिएबल रजिस्टर है उसकी वैल्यू को हम इस तरह से सेट करें कि जो हमारे पास पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल हो यानी कि वी बी वो इक्वल हो जाए पोटेंशियल एट पॉइंट डी यानी कि वी डी के। ठीक है, तो दोनों जब पोटेंशियल सेम होंगे तो कोई भी पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, यानी चेंज इन पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होगा, या हम कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़ीरो होगा। जब इनका पोटेंशियल ही सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है तो इसमें से पास होने वाला करंट भी जो है वो ज़ीरो होगा। इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड कंडीशन या नल कंडीशन। अब स्टूडेंट्स हम इस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है हमें लूप को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, कि इस पूरे सर्किट में कितने लूप्स बन रहे हैं। तो देखें यहाँ पे A, B, D और A ये पूरा एक लूप है। इसी तरह हमारे पास B, C, D और B ये दूसरा लूप है। ठीक है, और A, D और C ये तीसरा है। मतलब हमारे पास टोटल 3 लूप्स बन रहे हैं जिसमें से हमने इन दो को डिस्कस करना है, इसको हमने डिस्कस नहीं करना, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने ये देखना है कि इनमें करंट की क्या डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे स्विच क्लोज करते हैं हम तो अब देखें कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो करंट यहाँ से जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज होगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लूप के बाद इसकी करंट की डायरेक्शन के बाद अब हमने अप्लाई करना है यहाँ पे किरचॉफ सेकंड रूल या किरचॉफ वोल्टेज रूल। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज रूल द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज्ड लूप इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब हमने देखना है लूप जो हमारा फर्स्ट जिसको हमने नाम दिया ABDA। ठीक है, ABDA, तो हमने पहले इसको देखना है। इसमें जो पास होने वाला करंट है वो हमने I1 रख दिया नाम, और इसको I2 और इसको I3। ठीक है, सो हम पहले इस लूप को देख रहे हैं क्योंकि हमने इसको लूप 1 का नाम दिया है। B से जब करंट जो है इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। ठीक है, B से करंट इस तरफ को फ़्लो कर रहा है और करंट कौन सा है, करंट I1। ठीक है, तो देखें कि यहाँ पे जब रेजिस्टेंस होगी तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। ठीक है, जो चार्जेस होंगे उनकी एनर्जी जो है कम हो जाएगी, वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है इसलिए माइनस I1 और R1, I1 करंट और R1 रेजिस्टेंस यहाँ पे ये हो जाएगा। अब जब करंट यहाँ पे पहुँच गया अब उसने जाना है R3 की तरफ। ठीक है, करंट आएगा यहाँ से इस तरफ, कौन सा करंट, I1, तो हम लिखेंगे माइनस। अब यहाँ पे I1 तो आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो हमारे पास
जो करंट आ रहा है यहाँ से वो आ रहा है करंट I3, ठीक है, क्योंकि ये वाला लूप जो है ना इसका जो करंट है उसको हमने I3 का नाम दिया हुआ है। तो यहाँ से करंट आएगा I3। अब यही I3 जो है ये इस तरफ को भी जा रहा है, ठीक है, यानी R3 की तरफ। अब यहाँ पे इस तरफ I1 आ रहा है और यहाँ पे I3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि R3 के ऊपर दो करंट आ रहे हैं इस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, जिसका हम करंट ले रहे थे यानी I1 लूप, हमारा लूप जो है उसमें I1 करंट है, तो हम क्या करेंगे I1 में से I3 को माइनस करेंगे, जो बाद में आने वाला करंट है उसमें से उसका डिफरेंस लेंगे। यानी कि हम लिख सकते हैं I1 माइनस I3 और किसके अक्रॉस है, ये R3 के। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पहुँचने के बाद जो करंट I1 है वो यहाँ पे पहुँचने के बाद इस तरफ को जाएगा यानी कि I1, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे तो I1 जा रहा है, लेकिन यहाँ पे B पॉइंट पे इस तरफ को आने वाला करंट जो है यहाँ पे I2 भी आ रहा है, ठीक है। यानी कि जो गैल्वानोमीटर है उस पे एक तरफ से I1 करंट एंटर हो रहा है और यहाँ से I2 करंट एंटर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम I1 को पहले ले रहे थे तो हम इसमें से I1 माइनस I2 इंटू RG, क्योंकि गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस RG है इसलिए हम इसको RG लिखेंगे। और हम करंट I1 को ले रहे थे तो I1 में से I2 को माइनस करेंगे क्योंकि वो यहाँ से आ रहा है, और जो हमने माइनस लगाए हैं वो पोटेंशियल ड्रॉप की वजह से लगाए हैं, और इक्वल टू 0 कर देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है, वो ये कि हमारे पास जो गैल्वानोमीटर है उसमें करंट I1 भी आ रहा है और उसमें करंट I2 भी आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं I1 माइनस I2 इज इक्वल टू IG, ठीक है। सो अगर आप इसको I2 माइनस I1 इज इक्वल टू G लिखे तब भी ठीक है। अब स्टूडेंट्स इस तरह की इक्वेशन हम इस लूप के लिए भी बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो करंट यहाँ से आ रहा है वो है करंट I2, ठीक है, और पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इसलिए हम लिखेंगे माइनस I2 R2, ठीक है। उसके बाद करंट यहाँ से जब एंटर होगा I2 और यहाँ से I1 भी तो आ रहा था, तो हम क्योंकि I2 को ले रहे हैं पहले तो इसमें से हम I2 में से माइनस करेंगे I1 को, साथ में आएगा RG यानी कि गैल्वानोमीटर, क्योंकि ये गैल्वानोमीटर से पास हो रहा है तो यहाँ पे क्योंकि हम लूप 2 ले रहे हैं तो I2 माइनस I1। सिमिलरली यहाँ से करंट यहाँ पे जब पहुँचेगा, अब यहाँ पे करंट I2 को ले रहे हैं तो करंट I2 भी यहाँ से पास होगा और यहाँ पे आने वाला करंट I3 भी है, ठीक है। तो हम जो है I2 में से I3 को माइनस करेंगे, I2 माइनस I3 इंटू R4 इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ये जो I2 है ना हमारे पास ये यहाँ से आते हुए इस तरफ को जाएगा, ठीक है, I2। और हमने देखा था कि करंट हमारे पास ये वाला इस लूप का करंट I3 जो है वो यहाँ से यूँ आ रहा है, तो इस एक रेजिस्टेंस में से करंट I2 इस तरफ को जा रहा है और I3 इस तरफ को जा रहा है, तो हम I2 में से I3 को माइनस करेंगे क्योंकि I3 इसमें आ रहा है, ठीक है, करेंगे। और साथ में हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सी है, R4 है। अब स्टूडेंट्स हमने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें नल कंडीशन चाहिए। तो हमने ये पढ़ा है कि नल कंडीशन उस वक्त होगी जब हमारे पास गैल्वानोमीटर में से पास होने वाला करंट जो है वो 0 होगा, ठीक। अब यहाँ पे हमने लिखा है I1 माइनस I2 इज इक्वल टू IG, तो हमने IG को 0 के इक्वल किया हुआ है यानी I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ I1 इज इक्वल टू I2, ठीक है, क्योंकि जो I2 है वो माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स I1 इज इक्वल टू I2 जो है इसको मैं इक्वल टू I लिख सकती हूँ, ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ पे भी I1 या I2 है उसको रिप्लेस करके मैं I लिख सकती हूँ सिंपल। तो ये जो 1 और 2 है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। सो अब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, माइनस I1 की जगह पे I और ये R1, माइनस I1 की जगह पे I, माइनस I3 यहाँ पे R3, माइनस I1 की जगह पे I और I2 की जगह पे भी I इंटू RG इज इक्वल टू 0। ये टर्म हो जाएगी कैंसल आउट क्योंकि I1 और I2 जो है वो इक्वल हैं तो ये दोनों एक दूसरे को 0 कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे लिखना है I2 की जगह पे आएगा I, R2 माइनस I
माइनस आई इंटू आर जी, ये दोनों भी जो है सेम हो जाएंगे क्योंकि I2 I1 ये दोनों सेम है, इक्वल हैं, तो इसकी जगह भी मैं I और I लिखूँगी तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे I माइनस I3 इंटू R4 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें माइनस IR1 माइनस I3 इंटू R3 इज इक्वल टू ज़ीरो, ये टर्म आएगी। और यहाँ पे माइनस IR2 इंटू माइनस I3 R4 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये वाली जो टर्म है माइनस वाली, इसको दूसरी तरफ लेके जाएं, ये प्लस हो जाएगी, यानी माइनस IR1 इज इक्वल टू, ये टर्म मैं वहाँ लेके जाऊँगी तो प्लस हो जाएगी, यानी I माइनस I3 इंटू R3। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। ये हो जाएगी इक्वेशन 3। अब यहाँ पे इक्वेशन 4 देखते हैं, ये वाली जो टर्म है ये माइनस है, इसको वहाँ लेके जाएं तो ये प्लस हो जाएगी, माइनस IR2 इज इक्वल टू I माइनस I3 इंटू R4। ठीक है, 3 और 4 इन दोनों को आपस में हमने करना है डिवाइड, यानी कि डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 4। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा, पहले हम लिखते हैं माइनस IR1 इज इक्वल टू I माइनस I3 और R3 डिवाइडेड बाय R4 की इक्वेशन कौन सी है, माइनस IR2। ठीक है, और ये आएगा I माइनस I3 और R4। अब यहाँ पे देखें ये दोनों सेम है तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस I भी जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा R1 R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4। अब स्टूडेंट्स ये वो रिलेशन है जिसके थ्रू हम अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें कि अगर मैं इस R4 की जगह पे Rx लगा दूं, कि यहाँ पे भी Rx लगा दें, ठीक है, यहाँ भी Rx, सो Rx को यहाँ पे लेके जाएं, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा R1 Rx, ठीक है, R1 Rx और ये R2 इंटू R3। अब Rx को फाइंड करना है तो R1 को दोनों साइड पे डिवाइड कर दें, यहाँ भी और यहाँ भी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास जो रिलेशन आएगा Rx इज इक्वल टू R2 R3 डिवाइडेड बाय R1। ठीक है,